मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के बीच फिर से बिहार स्टेट सोशल साइंस हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं और इसमें हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे अपना पहला क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य जो थे किसके प्रधानमंत्री थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौटिल्य का नाम चाणक्य इनके पिता ऋषि चनक ने रखा था। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, और उसको बाद में आप रिवाइज कीजिएगा। और इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं, जो मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है क्वेश्चन के रूप में या जो बातों को बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम में आएगा। अगर नहीं आता है तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, इस बार जो बता रहे थे कभी जो पिछले एग्ज़ाम में जैसे कि हुआ था, जो 100 आया है, 150 आया है, सॉरी 120 आया है, 135 आया, ऐसा क्वेश्चन मार्क्स किसी को नहीं आएगा। कट ऑफ बहुत होगा तो 100 से नीचे ही जाएगा अगर मेरे द्वारा क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किस अभिलेख से पता चलता है? तो यह आपको पता चलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है, तो यह जूनागढ़ है कहाँ पे? तो यह जूनागढ़ जो है आपको कहाँ पे है बताइए? तो यह जो जूनागढ़ है आपको गुजरात में, यह आपको संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और इस रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख में इसमें पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने सिंचाई के बांध का निर्माण किया था, तो उसके बारे में उसने इस रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है। और जिससे यह पता चलता है कहे कि पुष्यगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त का राज्यपाल था, तो इससे यह पता चलता है जो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या। रज्जुक क्या थे? रज्जुक थे यह मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो मौर्य शासन के कुछ और अधिकारी की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि एक थे सार्थवाह। क्या थे? सार्थवाह। तो सार्थवाह थे जो व्यापारियों के काफिले से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सब है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कालसी। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो कालसी आपको अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। यह कालसी है कहाँ? तो यह कालसी जो है आपको उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, अब अशोक के शिलालेख के बारे में आया है, तो अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में उसे अशोक को देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि प्रकारों से जाना जाता है। अशोक को शिलालेख में देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि नामों से पुकारा जाता है, जबकि अशोक वर्धन पुराणों में उसे कहा गया, जबकि अशोक को अशोक वर्धन पुराणों में कहा जाता है। ठीक है, अशोक का नाम अशोक मस्करी अभिलेख में, मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, नैतूर अभिलेख में और उडेगोलम के लेखों में मिलता है। अशोक का नाम अशोक आपको मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, नैतूर अभिलेख में और उडेगोलम के लेखों में मिलता है। ठीक है, एक अभिलेख मिला है आपको कर्नाटक के कंगनहल्ली से, जिसमें अशोक को राजा अशोक नाम लिखा मिलता है, जिसमें अशोक को राजा अशोक नाम मिलता है। तो यह जब पूछा जा सकता है जो राजा अशोक नाम लिखा किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो कर्नाटक में यह अभिलेख मिला है और उसमें आपको राजा अशोक नाम मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के जब उसका जब वो सिंहासन में बैठा था तो उसके 20 वर्ष बाद उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो वहाँ एक शिलास्तंभ उसने खुदवाया और उस शिलालेख का नाम था रुम्मीदई स्तंभ लेख। ठीक है, तो रुम्मीदई स्तंभ लेख खुदवाया और उसमें वहाँ पे उसने यह कहा कि जो लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ़ कर दिया और भू राजस्व को घटा दिया। ठीक है, और ये लुम्बिनी जो थी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण उसने ऐसा किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो रुम्मीदई स्तंभ लेख किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो कहाँ पे किया था? लुम्बिनी में किया था। ठीक है, रुम्मीदई स्तंभ लेख है कहाँ पे? लुम्बिनी में है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में? बताइए। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक आपको 78 AD में हुआ। ठीक है, और यही कुषाण शासक के द्वारा जो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, मतलब इसी वर्ष 78 AD में ही कनिष्क जो है उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो इसी 78 AD को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपने कैलेंडर के रूप में स्वीकारा है। ठीक है, 22 मार्च 1957 को 1957 को अपने कैलेंडर के रूप में स्वीकारा है। ठीक है, ये 58 BC में क्या है? तो 58 BC में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके, ठीक है, एक संवत चलाया था जिसे आपको
विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो वह संवत कब चलाया गया था? 58 BC में, ठीक है, 58 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है जो शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर होता है। यहाँ तो हमको देखने में आ रहा है 20, लेकिन 20 नहीं है। शक संवत और विक्रम संवत के बीच टोटल 135 वर्षों का अंतर है, ठीक है। कुषाण वंश के समय ही सबसे पहले स्वर्ण सिक्का आया था और कुषाण स्वर्ण सिक्का सबसे पहले आपको कुषाणों के समय ही आया था। लेकिन कुषाण शासक किसने, कौन सा कुषाण शासक ने आपको स्वर्ण सिक्का लाया था, बताया है मैंने आपको। तो वह शासक था वीम कडफिसेस, जिसने स्वर्ण सिक्का लाया था, जबकि कुजुल कडफिसेस ने आपको तांबा का सिक्का लाया था, ठीक है। आपको कनिष्क के दरबार में ही अशोघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे, पार्श्व रहते थे, चरक रहते थे, ठीक है। और कुषाण शासकों के समय ही आपको बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। कुषाण शासकों के समय ही गांधार शैली, जो कि भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रित रूप था, उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध आपको चेदी वंश से था। किससे था? चेदी वंश से था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नाम दे दिया गया है, यहाँ पे स्कंदगुप्त होता, अभिलेख का नाम यहाँ दिया होता, ठीक है। तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो देखिए भीतरी स्तंभ लेख से यह प्रमाणित मिला है कि स्कंदगुप्त को हुनों ने मिला। किस स्तंभ लेख से? तो भीतरी स्तंभ लेख से यह मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। उस भीतरी स्तंभ लेख में आपको हुनों के साथ स्कंदगुप्त ने आपको पुष्यमित्र को भी पराजित किया था, यह भी जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है, देखिए भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त ने किस किस को हराया था, इस बात का पता चलता है। तो पुष्यगुप्त को हराया उसका पता चलता है, और हुनों को हराया इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का। देखते हैं अगले क्वेश्चन। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लीलावती पुस्तक का जो लेखक था, पुस्तक के जो लेखक थे यह भास्कराचार्य थे। और यह जो पुस्तक था आपको गणित से पुस्तक थी, गणित भाषा से संबंधित थी, ठीक है। और इस पुस्तक, ठीक है, यह पुस्तक जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखी गई है और काव्यात्मक मतलब कविता के रूप में लिखी, कविता शैली में लिखी गई है, ठीक है। लीलावती पुस्तक को लिखा है भास्कराचार्य ने। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है और लीलावती पुस्तक की जो भाषा है संस्कृत भाषा है। और किस शैली में लिखी गई है? तो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? विदक भागम या आपको उदक भागम के नाम से जाना। हिरण्य क्या था? जबकि हिरण्य था यह आपको मौर्य काल में लिया जाने वाला कर था। ये ऊपरनिका क्या था? तो ऊपरनिका था मौर्य शासन काल में किसानों को अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दी जाने वाली भूमि को आपको ऊपरनिका नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा? कपिल द्वारा, ठीक है। न्याय दर्शन किसके द्वारा? तो गौतम द्वारा। मीमांसा दर्शन किसके द्वारा? तो जैमिनी द्वारा। पतंजलि किसके द्वारा? तो योग द्वारा, ठीक है। पतंजलि के द्वारा कौन सा किया गया था? तो योग, ठीक है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो पतंजलि, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? देखिए हालांकि आपको इसमें हर्ष के समय की सूचनाएं कलहन की पुस्तक राजतरंगी में मिलती है, लेकिन अगर उसमें अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में अगर मिल जाए आपको हर्ष चरित्र, ठीक है, तो आपको हर्ष चरित्र करना है, ठीक है। क्योंकि हर्ष के समय की विस्तृत चर्चा वानभट्ट कृत हर्ष चरित्र में मिलती है, और यह जो वानभट्ट थे आपको बिहार के थे, ठीक है। हर्षवर्धन के देखिए हर्ष जो है आपको दो जगह सम्मेलन आयोजित करता था, प्रयाग में और कन्नौज में। कहाँ पे? प्रयाग में और कन्नौज में, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय ही आपको ये आए थे, हेनसंग आए थे, जिन्होंने CU की पुस्तक को लिखा है। किस पुस्तक को लिखा है? CU की पुस्तक को लिखा है। हेनसंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसेंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है जो हेनसेंग किसके समय आए थे? तो हर्षवर्धन के समय में आए थे,
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दें, जैसे कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, और इस चीज़ की चर्चा, जो हराया था उस चीज़ की चर्चा आपको एहुल प्रशस्ति में मिलता है। और एहुल प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा है, ठीक है, या नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि 5वीं सदी के मध्य अस्तित्व में आया था। ठीक है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। बताया था मैंने, ट्रिक बताया था ना आपको, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नाकू मतलब नालंदा से नौ से हो गया नालंदा, और कू से हो गया कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बनाने में सिर्फ कुमारगुप्त का योगदान नहीं था, तो कुमारगुप्त के अलावा इसमें बुधगुप्त थे और तथागुप्त भी शामिल थे, जिन्होंने कई विहार इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में दान में दिए थे। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, जब आपसे पूछे विश्व में सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र कौन सा है? तक्षशिला। और यह तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक है। और भारत में कौन सा है? नालंदा और विक्रमशिला है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये जो आपको एलिफेंटा गुफा है, ये आपको त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। इस एलिफेंटा गुफा में शिव की मूर्ति है, और टोटल 7 गुफा है। ठीक है। एलिफेंटा गुफा आपको शिव की है, और टोटल 7 गुफाएं मंदिर है। और एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने सिर्फ एलिफेंटा का ही नहीं, आपको एलोरा का भी निर्माण कराया था। ठीक है। जबकि अजंता गुफा का किसने किया था? गुप्त वंश के समय हुआ था। ठीक है। और एलोरा गुफा में टोटल आपको 1 से 34 तक गुफा है, जिसमें 1 से 12 तक आपको बौद्ध का है। 1 से 12 तक किसका है? बौद्ध का है। 13 से 29 तक किसका है? हिंदू का है। और 30 से 34 तक किसका है? जैन का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के शैली के मंदिर आपको नागर शैली में मिलते हैं। ठीक है। एक चीज़ आप लोग को ध्यान दे दीजिए, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें आपको मिलेगा नागर शैली, और जो भी दक्षिण भारतीय के राज्य हैं वो है द्रविड़ शैली। जैसे कि 2 से दक्षिण, 2 से द्रविड़। तो आप डायरेक्ट समझिए बेसर शैली क्या होता है। बेसर शैली जहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिक्स रूप होता है, उसको कहा जाता है बेसर शैली। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्य अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यह जो वंश था अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं था, यह शासक आपको जल सेना के लिए प्रसिद्ध था, मतलब जल सेना पहली बार। तो यह शासन था, कौन था? तो यह शासन राजवंश था आपको चोल। ठीक है। तो इस शासन वंश में जल सेना की स्थापना किसने की थी? प्रारंभ की थी तो राजराज प्रथम ने। किसने की थी? राजराज प्रथम ने। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल यह आपको तमिल भाषा में। किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। ठीक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है जैन। ठीक है। और जब आपसे पूछे पृथ्वीराज राजों का लेखक कौन है? रासों का। तो पृथ्वीराज रासों का लेखक है चंद्रवरदाई। कौन सा है? चंद्रवरदाई। हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये बताइए? तो हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और दर्शनिका, ये सब पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इस शासक ने आपको सोमपुर महाविहार का भी निर्माण नहीं करवाया, सिर्फ आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। तो यह शासक कौन सा था? तो धर्मपाल ने आपको सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे बताइए? बिहार में। तो यह आपको भागलपुर में है। ठीक है। लक्ष्मण संवत को प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश का एक शासक था लक्ष्मण सेन, उसके द्वारा करवाया गया था। सेन वंश की आपको राजधानी कहाँ पर थी? तो सेन वंश की राजधानी आपको नदिया या लखनऊ थी। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। और सेन वंश के ही समय सबसे पहली बार हिंदी में एक अभिलेख जारी किया गया था। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कब लाया गया था? तो यह अलाई दरवाज़ा, और अलाई दरवाज़ा को बनाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कुछ और मकबरे में बारे में जान लेते हैं जिनका प्रयोग भारत में पहली बार हुआ था। जैसे कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसका था? तो यह आपको बलबन का था। अष्टभुजीय मकबरा का प्रयोग किसके समय हुआ? तो तुगलक के समय हुआ। दोहरा गुंबद किसके समय में प्रयोग किया गया? तो सिकंदर लोदी के समय में। और सत्य मेहराबिया मकबरा किसके समय प्रयोग किया गया? तो यह भी आपको बलबन के समय में प्रयोग किया गया।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि कवि। कौन थे? अत्रि कवि। लेकिन जब आपसे पूछे कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो जैता ने। ठीक है, अब पूछेगा कीर्ति स्तंभ किसने बनवाने का आदेश दिया था, तो यह दिया था राणा कुंभा ने। कब दिया था? तो जब उन्होंने मेवाड़ महमूद खिलजी को पराजित किया था, तब उन्होंने 1504 या शायद 1548, हाँ 1548 में कीर्ति स्तंभ को बनवाया था। कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। किसने? तो राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो कौन था? तो वह था अमीर खुसरो, जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। अमीर खुसरो आपको इतिहासकार भी था, संगीतकार भी था, कवि भी था। इसने आपको तबला का भी प्रचलन किया, सितार का भी लाया। ठीक है, इसने सबक हिंदी का भी शुरुआत की और इसको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म आपको एटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो को आपको तूतिया ये हिंदी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने टोटल 7 सुल्तानों का शासन देखा था। आप बलबन से लेके आप मोहम्मद बिन तुगलक तक ले सकते हैं। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के जितने शासनकाल आए थे, जितने शासक आए थे, उनका शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। और अमीर खुसरो ने ही नहीं, आपको संत निजामुद्दीन औलिया ने आपको दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय जब महासागर में कोई नाव जाता है तो उसमें चुंबकीय दिशा सूचक लगा रहता है, तो उससे दिशा का पता चलता था कि हम लोग किस दिशा की ओर जाते थे। तो इसका प्रयोग सबसे पहले आपको सदरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। किसने किया था? तो सदरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमानी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी या 14वीं शताब्दी में, 1347 या 14वीं शताब्दी में किसने किया था? अलाउद्दीन हसन या हसन गंगो ने। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी 1347 बताया है, तो और कह रहा हूँ 14वीं शताब्दी। तो आप लोग यहाँ ये ध्यान लीजिए, जहीं 1300 आ जाए या 1301 आ जाए तो वह हो जाएगा 14वीं शताब्दी। अगर मान के चलिए 1299 हो तो वो हो जाएगा 13वीं शताब्दी। समझ में आ गया? 1250 भी हो तो वो भी 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल। क्या है? अमरमूल। जबकि शब्द जो है, शब्द रमन और सैखी, मतलब उनके बीच जो है ये उपदेशों, ये जो है उनके कबीर की रचनाएं हैं। शब्द सखी एवं रामायणी, शब्द सखी एवं रामायणी आपको कबीरदास की रचनाएं हैं। जबकि बीजक जो है कबीरदास के उपदेशों का संकलन। बीजक क्या है? तो कबीरदास के उपदेशों का संकलन है। जबकि शब्द सखी और रामायणी आपको कबीर की रचनाएं हैं। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो 1501 में युद्ध हुआ था जिसमें बाबर को सैवानी खान ने पराजित कर दिया था और उस युद्ध का नाम क्या था? सरे पुल। बाबर ने टोटल भारत में 4 या 5 युद्ध लड़े। तो देखिए, जैसे कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, 5वां युद्ध शायद सरे पुल का युद्ध था। ठीक है, जो कि 1501 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में बाबर को सैवानी खान से पराजय की हार हुई थी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और खानवा के युद्ध में ही उसने आपको जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में ही उसने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो ये था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वह कौन था? तो शेर शाह सूरी। तो सबसे पहले इसने हजरत आला की उपाधि कब अपनाई? तो हजरत आला की उपाधि इसने 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। जबकि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद इसने आपको शेर शाह की उपाधि धारण की और 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने दिल्ली पर अपना शासन किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने अपनी शिक्षा जो थी कहाँ प्राप्त की थी? तो जौनपुर में की थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 में हुआ था। किसमें? 1576 में। किसके बीच? अकबर और आपको महाराणा प्रताप, अकबर और राणा संगा के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में आपको महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप का इसमें आपको जो था सेनापति था कौन? ये थे हकीम खां। कौन थे? हकीम खां। आप लोग 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे शायद कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं देख लेता हूँ जो क्या इसका होगा सही। 1 मिनट।
हाँ, 1576 आपको महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था अकबर का। और इस युद्ध में आपको महाराणा प्रताप का सेनापति था आपको ये हकीम खां। कौन थे? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन थे? हकीम खां। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन इलाही का प्रचार आपको अकबर ने किया था। और दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। इसमें यह था जो सभी जितने भी धर्म थे, सभी धर्म के अनुयायी आके बैठते थे और अपना उपदेश देते थे। और दीन इलाही का आपको प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। कौन था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू कौन था? तो बीरबल। और बीरबल का एक दूसरा नाम भी क्या था? महेश दास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये भेजा था वास्को डी गामा को। किसको भेजा था? तो वास्को डी गामा को भेजा था। ठीक है, सॉरी हाँ, विलियम हॉकिंस को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर ने आपको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो दो मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। कौन कौन है? बाबर और जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? शहादरा में। कहाँ पे है? शहादरा में। औरंगजेब का कहाँ है? खुलदाबाद या रोजा में। अकबर का कहाँ पे है? अकबर का कहाँ पे है? सिकंदरा में है। ठीक है। बाबर का मकबरा आपको काबुल में है। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। यह जो थी आपको आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपको शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासन में, यहाँ टाइपिंग गलत हो गया, अमीर बख्शी नहीं, मीर बख्शी। मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण आपको मीर बख्शी का कर्तव्य था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है वह है आपको हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा जो है आपको पाकिस्तान में है। ठीक है। कालीबंगा भारत में। कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है। आलमगीर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? तो हड़प्पा कालीन स्थल से आपको लोहा धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। जबकि ऋग्वेद से आपको ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है। ऋग्वेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित हैं? ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। अस्किनी की पहचान निम्न में से किस नदी से होती है? तो अस्किनी की पहचान आपको चिनाब नदी से होती है। जबकि व्यास की पहचान विपाशा नदी से होती है। जबकि रावी की पहचान परुष्णनी नदी से होती है। और झेलम की पहचान विदस्ता नदी से होती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन से हैं? तो अग्नि के लिए सर्वाधिक मंत्र कितने हैं? 250 मंत्र। ठीक है। ऋग्वेद में ही आपको सर्वाधिक नदी की चर्चा जो हुई है वह है आपको सिंधु नदी, जिसकी सर्वाधिक चर्चा हुई है। गंगा नदी, जिसकी एक बार चर्चा हुई है। यमुना नदी, जिसकी चर्चा 3 बार हुई है। और सर्वाधिक आपको सिंधु सभ्यता ऋग्वेद में नदी जो थी सरस्वती नदी थी। ठीक है। सरस्वती नदी को ही देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद की ही सिंधु नदी को हिरण्ययानी नाम से भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा को आयोजन किया था? तो वैशाली में हुआ था यह, और यह काला शोक ने किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सभा कामिनी की थी। सभा कामिनी। जैन धर्म के तीर्थकर परशवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के तीर्थकर परशवनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। जबकि शांतिनाथ का हिरण था। ठीक है। अजीतनाथ का हाथी था। ऋषभदेव का बैल था। ऋषभदेव को आपको 2-3 नाम और भी है, जैसे कि ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ भी था और वृषभनाथ भी था। क्या क्या था? आदिनाथ और वृषभदेव भी था। महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर की मृत्यु 527 ईस्वी में पावापुरी में हुई। कहाँ पे हुई? पावापुरी में हुई।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। हालांकि भारत में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था अल्मीडा, जिसने आपको शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी या आप कह सकते हैं नीली जल नीति शुरू किया था, अल्मीडा। ठीक है, अल्बुकर्क ने ही आपको पुर्तगाली साम्राज्य का अल्बुकर्क ने ही यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीन लिया था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था? कौन सा निर्णायक युद्ध था सो बताइए। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर की लड़ाई। हालांकि प्लासी के युद्ध से ही जब उसकी पराजित हो गई थी तो उसमें से ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कही जा सकती है, लेकिन निर्णायक युद्ध था बक्सर की लड़ाई, जो कि आपको 1764 में हुआ था। किस में हुआ था? 1764 में हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के हलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सबसे पहले किसने स्वीकारा था? तो हैदराबाद के निजाम ने 1748 ईस्वी में। ठीक है, 1748 ईस्वी में। और सहायक संधि को भारत में किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली से भी पहले किसने शुरू किया था? तो फ्रांसीसी पुर्तगाली का गवर्नर डुप्ले था, उसने शुरू किया था। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1909 का जो अधिनियम है आपको पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से अधिनियम से संबंधित है, और 1909 के अधिनियम को मार्ले मुंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सुकरात प्लेटो के शिष्य थे? नहीं, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो किसके शिष्य थे? तो सुकरात के शिष्य थे। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रताएं। चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय आपको साई लून को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो साई लून में दिया जाता है। ठीक है, जब आपसे पूछे लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो लिखने की कला को आपको सुमेरियों ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। मैं कोशिश करूँगा आज आप लोग के बीच में पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट लेके ये डिस्कशन लेके आ जाऊँ। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।